कुलपति डॉक्टर देश पांडे जी। अब जो नहीं है तो उनको नमस्कार करने से क्या लाभ, तो मैं समय थोड़ा बचा लेता हूँ, कुछ सेकंड बचेंगे। लेकिन हमारे सभी पूर्व मित्र जो पहले बोल चुके हैं और बहुत अच्छे मित्र डॉक्टर पूर्णिया, निखिलेश जी, बहुत अच्छा अपने प्रेरक उद्बोधन सुना। मैं जिनके कारण हूँ और बहुत पुराने मित्रों से वो भी रहे, अवधीश जी और चिंता गोपाल जी और मित्र। वैसे तो मन था कि 2-3 घंटे मैं बोलूँगा, लेकिन अभी आप लोगों पर तो ज़्यादा हो जाएगा। नहीं तो पता नहीं यदि यही तो कुछ आने लक्की बाई बनकर मेरा कल्याण हो जाएगा कि नहीं। इतनी अच्छी बातें विस्तार में कही गई हैं कि मैं कोशिश करूँगा कि कम समय में बात पूरी हो जाए। मैंने अवनीश जी से कई बार कहा कि आप मुझे कहाँ फंसा रहे हैं, क्योंकि ये विषय एक बड़ा विशिष्ट विषय है शोध की प्रविधि, टेक्नोलॉजी। और मैंने तो कोई शोध, अकादमिक शोध नहीं की है। कई बार विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में जाने पर संचालक लोग गलती से की आदत पड़ चुकी होती है, डॉक्टर राहुल देव कह देते हैं तो मैं संकोच से कर जाता हूँ, डॉक्टर में नहीं हूँ। पत्रकार तो वैसे भी जाने जाते हैं कि वो तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सतही जानकारी रखने वाले लोग होते हैं। उनको अंग्रेजी में कहते हैं जनरलिस्ट होते हैं। जर्नलिस्ट आर जनरलिस्ट, वो विशेषज्ञ नहीं होते। तो कोई विशेषज्ञता अपनी नहीं है, कोई बहुत योग्यता भी नहीं है। ये आपके सामने में रखते हुए अपनी जो भी समझ में आता है आपके सामने रखता हूँ। लेकिन इतने वर्ष 61 साल जी लेने के बाद और 40 साल पत्रकारिता करने के बाद कुछ मनुष्य, देश समाज की कुछ समझ बनती है। जितना करीब आऊँगा उतना आवाज़ गड़बड़ होगी शायद, है ना? अब ठीक है? आपको आवाज़ आ रही है? क्योंकि जब पूर्णिया जी बोल रहे थे तो मैं कुछ भी नहीं समझ पाया, कुछ समस्या थी, मुझे नहीं मालूम था समझ पाए। बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही। तो लेकिन इसके बावजूद मेरी सारी अयोग्यताओं और अपात्रता के बावजूद मुकेश जी ने और अवनीश जी ने मुझे इस योग्य समझा है, सम्मान दिया है, इसके लिए मैं हृदय से इनका आभारी हूँ। मेरे लिए ये भी एक बहुत बड़ा आकर्षण था कि ताने 45 साल बाद झांसी जाना होगा, तो झांसी का आकर्षण भी बहुत प्रबल था। और क्यों था ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप बहुत भाग्यवान हैं कि आप झांसी में पढ़ते, और आप बहुत भाग्यवान हैं कि आप इस देश की बहुत गिने चुने लोगों में से हैं जिन्हें विश्वविद्यालय में पढ़ने का अवसर मिला। और आप उनमें भी ज़्यादा भाग्यवान हैं कि आप शोध कर रहे हैं, शोधार्थी। मैं हिंदी में ही बोलूँगा, मैं अंग्रेज़ी भूल चुका हूँ। इसमें पढ़ाई ज़रूर की थी, काम भी किया था, लेकिन भूल जाता। जब से भारतीय भाषाओं का बीड़ा उठाया है, वो जुनून है मेरा भारतीय भाषाओं को बचाना। और भारतीय भाषाओं को जो बचाना है वो अंग्रेजियत से बचाना है, अंग्रेजी से नहीं। जो हमारा मोह है अंग्रेजी भाषा के प्रति भारतीयों का, उससे बचाना। अंग्रेजी भाषा के रूप में बहुत मुझे बेहद प्रिय है, मैं उसका विधिवत कहता हूँ, उसका आशिक हूँ, प्रेमी हूँ। लेकिन वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन जुड़ा हुआ प्रश्न है, आज हम बात करेंगे। शोध पर आऊँ, उसकी शुरुआत में करता हूँ। पत्रकार भी शोध करते हैं। मुझे अगर एक लेख लिखना होता है, 700 शब्द का संपादकीय या 1100-1200 शब्द का, जो अखबार में हम कहते हैं मुख्य लेख, जो बड़ा लेख चलता है उसको मुख्य लेख कहते हैं। उसमें एक ऐसे लेख के लिए मुझे 2 से 3 घंटे का शोध करना।
मैं टीवी पे मुझे कोई कार्यक्रम करना होता है और मैं टीवी पर एंकर रहा हूँ तो भी 2 से 3 घंटे, आधे घंटे के कार्यक्रम के लिए शोध करना पड़ता था, पढ़ना पड़ता था, सोचना पड़ता था। और अब जब मैं विभिन्न चैनलों पर केवल चर्चा में के लिए जाता हूँ, जिसमें बोलने का मौका कुल मिलाकर जो समय है, किसी एक आपने देखा होगा आपकी वॉइस आती है चैनल पर, उसमें मुश्किल से सब मिला के 2 से 3 मिनट मिलते हैं एक व्यक्ति को, एक मेहमान को। सेकेंड्स में हमको बात करनी पड़ती है। और आजकल के नए जो एंकर आ गए हैं वो तो आपको एक वाक्य पूरा नहीं करने देते। एक स्वनाम धन्य नए क्रांतिकारी एंकर हैं, उन्होंने एंकरों की पूरी प्रजाति को ही नष्ट कर दिया। मैं नाम नहीं दूंगा, अंग्रेजी के हैं, अब हिंदी भी बोलने लगे हैं। तो ये मेरे एक पत्रकार के जीवन में शोध की जो भूमिका है उसका थोड़ा सा मैंने आपको लिखा। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हर समाचार चैनल में एक पूरा शोध विभाग होता है, रिसर्च डिपार्टमेंट टीम होती है और सारे पत्रकारों को, सारे संवाद, चाहे वो संवाददाता हो या वो एंकर हो, उनको हर विषय पर जिस पर चर्चा करनी होती है या बोलना होता है उनको शोध उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन क्या शोध की ज़रूरत केवल, और जैसा बहुत अच्छी बातें अखिलेश जी ने कही, उन्होंने भी इसका उल्लेख किया, क्या शोध के बिना ज्ञान का कोई भी, ज्ञान आधारित, ज्ञान केंद्रित कोई भी कर्म हो सकता है? और क्या कोई भी काम ऐसा है जीवन में जो ज्ञान से अलिप्त हो, उससे अलग हो हमारे जीवन में? विद्यार्थी शिक्षक की भूमिका में तो शोध की और ज्ञान की तो चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन क्या एक गृहिणी का काम भी ज्ञान के बिना हो सकता है? एक माँ की भूमिका का भी निर्वाह समुचित संगत ज्ञान के बिना हो सकता है? नहीं। एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में भी मैं अगर कहूँ कि मैं ज्ञान को छोड़कर पति अच्छा हो सकता हूँ या पिता हो सकता हूँ, तो नहीं। और ज्ञान प्राप्ति का एक ही उपाय है शोध, चाहे वो पढ़ना हो या वो सुनकर सीखना हो या निरीक्षण से सीखना हो। निरीक्षण भी शोध का हिस्सा है। तो निरीक्षण, पठन, पाठन, श्रवण, इनसे जो हम ग्रहण करते हैं, उस पर चिंतन करने से, मनन करने से, मंथन करने से जो मक्खन निकलता है वो है ज्ञान। और क्या मैं अपने मित्रों से अनुरोध कर सकता हूँ कि उनकी बातचीत मुझ तक पहुँच रही है तो उससे थोड़ा धन्यवाद है। तो इस ज्ञान आधारित युग में, इस ज्ञान युग में मित्रों, तो आप सबको ज्ञान के अर्जन में, ज्ञान के निर्माण में लगे हुए लोग हैं। आप केवल ज्ञान ग्रहण नहीं कर रहे। शोधार्थी होने का मतलब है कि आप ज्ञान निर्माण के क्रम में आ चुके हैं, केवल ज्ञान ग्रहण नहीं कर। इसलिए शोध, मैं आपसे निवेदन पहला ये करूँगा कि शोध एक प्रविधि नहीं है केवल। अब इसको अंग्रेजी में 2 अलग अलग शब्द हैं, मेथड और मेथडोलॉजी। हिंदी में मुझे नहीं मालूम कि विधि प्रविधि कहते हैं या मेथडोलॉजी के लिए अलग से क्या कहते हैं, और मेथडोलॉजी क्या कहेंगे? प्रविधि तो टेक्निक है, खैर जो भी है। मैं अभी इसको छोड़ता हूँ, सीखूंगा, अपने गुरुओं से पूछूंगा या आप किसी कोई बता सकेगा तो अच्छा। पद्धति, भाषाओं में जो कई अनुवाद की समस्याएं आती हैं, तो पद्धति एक अच्छा शब्द है, लेकिन पद्धति का एक सामान्य होता है तरीका, वो विधि में आता है, प्रविधि भी आता है। ठीक, हम उसमें अभी नहीं पढ़ेंगे। मेथड, मेथडोलॉजी, अंग्रेजी में अलग अलग चीज़ें हैं और आप लोगों को ये पता होगा। मेथडोलॉजी एक होती है, लेकिन एक शोध में आपकी मेथडोलॉजी एक होगी, लेकिन आपके मेथड्स कई होंगे। यानी मेथडोलॉजी वो है जो आपने अपने शोध के लिए, आपकी जो दृष्टि है, जो आपने दर्शन या एक रुख अपनाया है,
मेथोडोलॉजी है और उसके लिए जो अलग अलग तरीके आपने अपनाए हैं, चाहे वो हम प्राथमिक उसको शोध कहते हैं, हम चाहे उसको लिटरेचर रिव्यू कहेंगे, इसमें साक्षात्कार शामिल हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, तो तक बहुत लोग प्रविधियों में नहीं जाओ। इसमें आप प्रश्नावलियाँ भी बनाते हैं, ये सारे वो तकनीकी विषय है, मैं उसको तकनीकी विशेषज्ञों के लिए छोड़ता हूँ। मेरा पहला निवेदन ये है कि शोध जो भी ज्ञान से जुड़े हुए किसी भी कर्म में लगा है और वो सफर मनुष्य लगा है, उसके लिए शोध एक दृष्टि है, एक चीज़ों को देखने, जानने और जीने के तरीके के रूप में उसके हर कर्म में उसकी दृष्टि मात्र में, व्यक्तित्व मात्र में समाहित होना चाहिए। अब उसकी दृष्टि का क्या मतलब है? एक तरीका है, हम बहुत सारे अपने मित्रों को पाते हैं जब शोध करने चलते हैं वो या किसी प्रश्न पर विचार करने चलते हैं तो निष्कर्ष को पहले तय कर लेते हैं, तर्क बाद में लाते हैं। ये एक सामान्य तरीका है। हम अपनी पसंद नापसंद, अपने व्यक्तित्व के हिसाब से कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती है, कुछ ज़्यादा अच्छी लगती है, कुछ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, कुछ कम अच्छी लगती है। उसके आधार पर हम पहले अपनी राय बना लेते हैं, या आप सामान्य बहस में भी देखते होंगे, ये हम सब इसलिए करते हैं। हम पहले राय बना लेते हैं और फिर उसके लिए तर्क ढूंढते हैं और तथ्य ढूंढते हैं। तथ्य और तर्क ये दोनों मिलकर तो राय बनती है ना। शोध की दृष्टि क्या है कि निष्कर्ष अंत में आएगा और आरंभ किससे होगा? प्रश्न से, जिज्ञासा से। मेरी जिज्ञासा क्या है, मैं क्या जानना चाहता हूं, और उसमें उससे भी पहला कदम है कि मैं ये नहीं जानता हूं जिसे मैं जानना चाहता हूं। तो अगर अपने अज्ञान का एहसास हमको नहीं है कि मैं ये नहीं जानना चाहता हूं और ये मुझे जानना है, मेरे लिए आवश्यक है, चाहे वो PhD की उपाधि के लिए हो या मेरे जीवन के लिए, तो मैं कैसे जानूं? फिर हम विधि और प्रविधि पे आते हैं। तो ये शोध का तरीका, ये शोध की दृष्टि है। और मैं पाता हूँ कि ये जो दृष्टि है ये मुझे मनुष्य के रूप में जीने के लिए आवश्यक है, ये केवल शोध के लिए आवश्यक नहीं है, मुझे अपने बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक दृष्टि है। ये संसार है इतना अद्भुत, इतना विविध, इतना बड़ा संसार है, इसको मैं जानना चाहता हूँ। मेरे अपने जीवन में इतने अनुभव हैं, इतनी अनुभूतियाँ हैं, इतने रिश्ते हैं, उनको मैं समझना चाहता हूँ। तो कैसे समझूँ? एक तरीका है कि जो हमने सुन लिया उसको मान लिया, उसको बात पूरी हो गई, ज़्यादातर हम लोग करते हैं। अब वो सुनने में आजकल व्हाट्सएप का ज्ञान भी शामिल हो गया है, तो जो हमारे पास आ गया उसको हमने मान लिया। एक शब्द है प्रदत्त, यानी जो प्रदत्त है ज्ञान या ज्ञान के नाम पर अज्ञान, उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। मेरे हिसाब से शोध का तरीका या वैज्ञानिक सोच का चिंतन का तरीका ये है कि हम पहले प्रश्न तय करें, फिर देखें कि इसके बारे में सही तथ्य और तर्क मैं कहाँ से और कैसे ढूंढ सकता हूँ। फिर हम उन विधियों का इस्तेमाल करें और फिर हम निष्कर्ष तक पहुँचें। लेकिन आप अगर अपने भीतर झांक के पाएंगे, अधिकांश बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर, चाहे वो व्यापक बाहर के विषय हो या हमारे भीतर के विषय हो, उसमें हम निष्कर्ष से शुरू करते हैं और फिर जहाँ पहुँचते हैं वो ज्ञान नहीं होता, वो कुछ और होता है। वो कई बार अज्ञान होता है, कई बार घोर पूर्वाग्रह, दुराग्रह और कुज्ञान होता है। बिल्कुल गलत चीज़ों पर हम पहुँचते हैं निष्कर्षों पर। ऐसा हो रहा है ना। ये विज्ञान में भी, विज्ञान की पद्धति क्या है? एक हाइपोथेसिस है। पहले उसी के लिए हाइपोथेसिस बनाने में ही कितना चिंतन लगता है, उससे पहले कितनी शोध करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। फिर हम सोचते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर हम प्रयोग शुरू करते हैं। यही प्रविधि सामाजिक विज्ञान की भी है, मानविकी की भी है। केवल जो हमारे उपकरण हैं वो बदल रहा है।
तो एक तो ये शोध की दृष्टि की बात मैं आपसे करना चाहता था और इसको अब बंद करूँगा, सिर्फ एक बार अपने को दोहरा कर कि शोध की दृष्टि जो है वो हमारी जीवन दृष्टि में शामिल होनी चाहिए, हमारे चिंतन के तरीके का एक अविभाज्य हिस्सा बनना चाहिए। बन जाएगा तो हमारा ही फायदा होगा, देश का तो होगा। तो हम प्रश्न से शुरू, जिज्ञासा और प्रश्न से शुरू करें, सही तथ्यों और तर्कों के आधार पर मनन मंथन करते हुए सही निष्कर्षों तक पहुँचे। ये जीवन मनुष्य के रूप में जिस भी भूमिका में हम आए हैं और आएंगे जीवन में, हमें ये तरीका, ये दृष्टि काम देगी। ये केवल छात्रों के लिए उपयोगी नहीं, हम सबके लिए है। तो इसको मैं वैज्ञानिक शोध की दृष्टि और दर्शन कहूँगा। अब मैं एक दूसरे छोर से बात शुरू करना चाहता हूँ और आज इसमें सॉफ्ट स्किल्स की बात की गई। मैं सोच रहा था कि व्हाट इज सॉफ्ट अबाउट सॉफ्ट स्किल्स? नथिंग। देयर इज नथिंग सॉफ्ट अबाउट सो कॉल्ड सॉफ्ट स्किल्स। मैं सॉफ्ट स्किल्स नहीं कहूँगा, अंग्रेजी में कहना होगा ह्यूमन स्किल्स। तो आप तो विज्ञान के छात्र हैं ज़्यादातर, मैं यहाँ पर मैं सोचता हूँ ना, मानविकी के लोग तो नहीं है ना? अगर कोई है तो हाथ उठाएं। अच्छा हैं, अरे वाह, बहुत बढ़िया। भाषा वाले भी हैं कुछ क्या? बहुत बढ़िया। तो आजकल बहुत एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर क्या सचमुच सॉफ्ट है क्या? उसके बिना हार्डवेयर तो केवल एक जड़ है, पदार्थ है। चेतना दिखती नहीं, जैसे पानी, जैसे आग, जैसे वायु, जैसे आकाश, जिनको हम, ये तो अदृश्य है पानी को छोड़कर, वो ठोस नहीं है। लेकिन क्या वो ठोस से ज़्यादा ताकतवर नहीं है? आग जिसको हम केवल देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो तो ठोस को बदल देती है। तो ये जो सख्त और मुलायम का हम अंतर करते हैं, यही केवल एक सुविधा के लिए कर लेते हैं। इनके एक एक प्रश्न पर आप एक एक शब्द पर विचार करेंगे तो बहुत मज़ा आता है। चिंतन का बहुत मज़ा है, दर्शन का यही सुख है, आनंद है। तो ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, इनमें कुछ भी मुलायम नहीं है। बिना इनके तो, अगर ये स्किल्स, ये दक्षताएं मुलायम हैं तो फिर मनुष्य भी मुलायम है। बिना मनुष्य के तो कुछ होता नहीं है। सबसे बड़ा जड़ पदार्थ भी मनुष्य है और सबसे मुलायम पदार्थ भी मनुष्य है। तो दूसरा निवेदन ये कि आप ये जो कोमल दक्षताएं हैं, मैं सीधा अनुवाद कर रहा हूँ अंग्रेजी से, इनको कोमल मत मानिए। ये उतनी ही ठोस और आवश्यक, अनिवार्य हैं जीने के लिए और सफल होने के लिए, जितनी तथाकथित ठोस दक्षता नहीं। और मैं भी बैठे बैठे इस विषय पर कुछ शोध कर रहा था। यहाँ पर जब भाषण चल रहे थे और मैं समझ नहीं पा रहा था, तो मैंने कहा समय का सदुपयोग करें। और ये आप जानते ही हैं कि जिसके पास ये है आजकल, उसके पास पूरा विश्व कोश उपलब्ध है 24 घंटे। अब इस संसार में जिसके पास भी ये है, स्मार्टफोन या कंप्यूटर, इंटरनेट, उसके पास कोई भी बहाना मौजूद नहीं है ये कहने और सोचने का कि दुनिया की किसी की चीज़ के बारे में कि मैं नहीं जानता। क्योंकि अब ये सबके लिए सुलभ हो चुका है कि हम दुनिया की हर चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ न कुछ जान सकते हैं, है ना? केवल इसके माध्यम से दुनिया की हर और किसी भी चीज़ के बारे में कुछ न कुछ, और ये कुछ न कुछ नहीं, इसको मैं कहूँगा काफ़ी कुछ जान सकते। अब हमारे पास दुनिया की किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी ना जानने का कोई मौका नहीं है।
ये बेईमानी होगी जो भी ये मानता है और कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। जानना चाहे, अगर आपको जिज्ञासा है, आप जान सकते, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब तो पुस्तकालयों पर भी एक चुनौती आ गई कि वो इस कंप्यूटर विश्वविद्यालयों के सामने भी ये है कि पुस्तकालयों को अपना पुनर्निर्माण करने की पूरे, जिसको आजकल अंग्रेजी में कहते हैं रीपर्पजिंग की जरूरत पड़ रही है। कुछ आंकड़े देता हूँ। आप जैसे बता सकता है कोई कि नोबेल पुरस्कार जो होते हैं, इसमें शांति पुरस्कार को हम छोड़ दें तो जो ज्ञान और विज्ञान के नोबेल पुरस्कार हैं, उनमें दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला ये महान पूर्व विश्व गुरु और आकांक्षी विश्व गुरु भारत, वो कहाँ है? हमारी जगह कहाँ है नोबेल की सूची में? मैं वो आंकड़े अभी देख रहा था, आप लोग सब देखिएगा, सब मौजूद है, विकिपीडिया जिंदाबाद। तो हमारा जो स्थान है प्रति व्यक्ति नोबेल पुरस्कार विजेताओं के हिसाब से, जो कि सही तरीका है जानने का, हम 72 पर हैं, यह 71 पर हैं। 71वां स्थान है हमारा, लगभग 77 की कुल सूची है, नीचे से तीसरे या चौथे हैं। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप विज्ञान और तकनीक पढ़ रहे हैं और शोधार्थी हैं। और ये वो देश है, अभी आपने सुना भी और लगातार सुनते ही रहते हैं हम कि हम तो विश्व गुरु रहे हैं, भारत को विश्व गुरु बनना है। तो ये उस विश्व गुरु की स्थिति है। हमारे पास कुल ज्ञान और विज्ञान में 9 नोबेल पुरस्कार है, 11 और इजराइल, मैं कल अभी जी से पूछा था, फिर उन्होंने शोध करके बताया कि झांसी जिले की जनसंख्या लगभग 20 लाख है, 20 लाख। तो आप ये समझिए कि 4 झांसियों को, झांसी जैसे 4 जिले, यानी बुंदेलखंड भी पूरा उसमें नहीं आएगा, 7 जिले हैं आपके विश्वविद्यालय के भी, तो इनमें से शायद 3 या 3.5 या 4 जिलों में इजराइल पूरा आ जाएगा जनसंख्या के साथ। मैं जनसंख्या की बात कर रहा हूँ, मनुष्यों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा संसाधन तो मनुष्य है संसार में, हर देश के पास है ना। तो आधे पूर्वांचल में जितना बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से इजराइल, वो विश्व गुरु भारत से, और उसकी इजराइल की आबादी है 85 से 90 लाख, 1 करोड़ भी नहीं। उसका स्थान है इस सूची में 11वां। ये वो देश है, मैं दूसरे यूरोपीय देशों की बात नहीं कर रहा हूँ, अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसके पास 383 के आसपास नोबेल पुरस्कार हैं, आबादी हमसे 100 करोड़ कम है। हमारी आबादी 100 करोड़ ज़्यादा है अमेरिका से। अमेरिका को छोड़ देते, इंग्लैंड, यूके को छोड़ देते, उनके भी कई 100-150 के आसपास है। यूरोप के और देशों को छोड़ दें, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड जैसे जो छोटे छोटे देश, ये लोग कभी गुलाम नहीं रहे, और वो इस क्रम में, सूची में वो दूसरे, तीसरे, चौथे इस प्रकार रहा। इसमें मैं इजराइल से अपनी तुलना इसलिए करना चाहता हूँ, और आप लोग चाहता हूँ कि आप इसको ध्यान रखें, कि हम 1947 में आज़ाद हुए। इजराइल एक देश के रूप में अस्तित्व में आया 1948 में, हमसे 1 साल बाद। उसका अस्तित्व ही नहीं था, वो देश था ही नहीं। जो यहूदी लोग थे